तो बच्चों अब सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद अब हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकाल लिया सेंटर ऑफ मास, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल लिया। तो अब हम चूंकि सेंटर ऑफ मास में थोड़ा और अंदर घुसते हैं और जानते हैं कि उसका मोशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बाकी सिस्टम आपका किस तरह से मूव करेगा और उसका सेंटर ऑफ मास किस तरह से मूव करेगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर मैं एक छोटा-सा वीडियो प्ले करता हूँ, आप इसे ध्यान से देखें और मुझे बताएँ आपको क्या समझ आया? तो बच्चों पहले केस में जहाँ पे ये जो सिस्टम है हमारे 2 पार्टिकल्स का, जिसमें दोनों ही पार्टिकल्स सेम स्पीड से अपोज़िट डायरेक्शंस में भाग रहे हैं, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास किसी भी दिशा में शिफ्ट नहीं हो रहा या यूँ कहें कि सेंटर ऑफ मास भी भाग नहीं रहा है, वो रेस्ट पे है। जबकि अगर हम दूसरे केस की बात करें, तो यहाँ पे पार्टिकल्स अलग-अलग वेलोसिटी से अलग-अलग डायरेक्शंस में भाग रहे हैं, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास को भी कुछ नेट वेलोसिटी मिल रही है। यानी सेकंड केस में सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट पर नहीं है बच्चों। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में आप ज़रूर सोचें और तब तक हम ये जानने की कोशिश करते हैं मैथमेटिक्स और अपने एनालिसिस के माध्यम से कि आखिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या उसका एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। चूँकि सेंटर ऑफ मास की पोज़ीशन तो आपने निकाल ली। एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए इस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने बहुत ही आसानी से फ़ॉर्मूला निकाल लिया, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अब मुझे ये बताइए कि एक सिस्टम है, जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं। अब उन पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मोशन क्या सेंटर ऑफ मास के मोशन को प्रभावित कर सकता है? जी, इस प्रश्न का उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जिस तरह से वो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करता है, यानी कि कौन-सा अगर बोलें कि कोई हैवी मास अगर किसी लोकेशन पे है, तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट होगा। तो उसका जो मोशन होगा, वो भी सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफ़ेक्ट करेगा। तो यानी अगर हम टोटल सेंटर ऑफ मास के ओवरऑल मोशन की बात करें, तो वो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम से अफ़ेक्ट होगा या यूँ कहें कि सिस्टम का जो नेट मोमेंटम है, वो होगा आपके इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम का सम और उसी पे सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निर्भर करेगा। तो हमने क्या करा, पिछली इक्वेशन को यहाँ पे जितने भी आपके पोजीशन वेक्टर्स हैं R1, R2, R3 अलग-अलग पॉइंट मासेस के हमने इन सबको डिफरेंशिएट किया या यूँ समझा कि टाइम के साथ ही अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, चूँकि हमारा सिस्टम मोशन में है। हर एक पार्टिकल अलग-अलग पोजीशन में है और वो टाइम के साथ अपना पोजीशन बदल रहा है। सबकी वेलोसिटीज़ भी अलग-अलग आती हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने पे हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया और हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलती है। तो बच्चों ये वही बात हो गई जो मैं दोहरा रहा था। m1 v1 क्या है? पार्टिकल 1 का मोमेंटम है और m2 v2 क्या है? पार्टिकल 2 या सेकंड मास का मोमेंटम। सिमिलरली m3 v3 थर्ड मास का मोमेंटम। तो यानी कि हर एक पार्टिकल मोशन में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो जिस पार्टिकल का मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा, वो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा या सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएगा। मैं अगर मानूँ कि इस इक्वेशन में m1 v1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और m2 v2 m3 v3 की वैल्यू बहुत कम है या मान लें कि नेग्लिजिबल है, तो हम ये मान सकते हैं बच्चों कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी बच्चों, वो v1 के आस-पास होगी या v1 जैसी होगी। तो बच्चों, जब हम लोकेशन निकाल रहे थे, तो वहाँ पे मास के पोज़ीशन
और मास की वैल्यू का बहुत बड़ा योगदान था, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। यहाँ पे जब हम सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करेंगे, उसके वेलोसिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पर इंडिविजुअल मासेस के मोमेंटम का बहुत बड़ा यहाँ पे इन्फ्लुएंस होगा। तो ये जो फ़ॉर्मूला है ये आया कैसे, इसके पीछे कांसेप्ट क्या है वो आप ज़रूर याद रखें। फ़ॉर्मूला तो आप पिछले फ़ॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, बहुत आसान है इन फ़ॉर्मूलों को याद करना। लेकिन जो कांसेप्ट मैंने बताया, उस कांसेप्ट को आप याद रखें कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम का जो कंट्रीब्यूशन है, वही डिसाइड करता है कि सेंटर ऑफ मास किस तरफ भागेगा, किस पार्टिकल की तरफ भागेगा। उस पार्टिकल की तरफ भागने की ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा, जिसका ओवरऑल मोमेंटम में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अब अगर हम पिछली इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करें बच्चों, तो जी हाँ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की। क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन हमें देता है, तब हम बात करें अगर इसके एक्सेलरेशन की, तो यहाँ भी बच्चों सेम कांसेप्ट लगेगा कि जिस पार्टिकल का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है या ओवरऑल मास इनटू एक्सेलरेशन, इस प्रोडक्ट को अपन हमें पता है, हम इसे फ़ोर्स कहते हैं। यानी हर एक पार्टिकल पे जितना फ़ोर्स लग रहा है, वो जितना फ़ोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सटर्नल फ़ोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो आपके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। जो कंसेप्ट, जो टेंडेंसी आपके मोमेंटम के कंट्रीब्यूशन के कारण डेवलप होती है सेंटर ऑफ मास के लिए, सेम टेंडेंसी सेंटर ऑफ मास इंडिविजुअल पार्टिकल के फोर्सेस के कंट्रीब्यूशन के कारण भी रखता है। यानी कि अगर मैं मान लूं कि लेट अस से कि ये M3 जो पार्टिकल है, इसका प्रोडक्ट M3A3, यानी इस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, हमारे फॉर्मूले में चूँकि यहाँ पे 3 ही पार्टिकल 4 ही पार्टिकल दे रखे हैं, हमारे फॉर्मूले में M3A3 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल जो ACM की वैल्यू आएगी, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये आपके A3 के ही आसपास होगी, या डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी, उसपे भी A3 का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो इस चीज़ को, इस कांसेप्ट को आप समझने का प्रयास करें। अब इस इक्वेशन में अगर मैं M1, M2, M3 जो कि इसका समेशन जो है आपके पूरे सिस्टम का मास देगा, वो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम निकल के आ जाएगा। और ये बच्चों ये बहुत ही मतलब लाइक फिजिक्स का सेकंड लॉ का हमने जो सीखा है कि नेट फोर्स ऑन सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम के जितने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एक्सटर्नल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर हम उन सब का वेक्टर सम ले लें, तो वो हमारे सिस्टम पे लगने वाले नेट फोर्स के बराबर आएगा। और यही इक्वेशन हमने इस थर्ड इक्वेशन से डिराइव कर ली कि F1 नेट हो गया कि बॉस फर्स्ट पार्टिकल पे या M1 मास पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, सेकेंड पार्टिकल पे कितना नेट फोर्स लग रहा है। सिमिलरली जो भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स सिस्टम को बना रहे हैं, उन पे जो इंडिविजुअल नेट फोर्स लग रहा है, उन सब का सम आपके सिस्टम के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स को देगा, या यूँ समझें कि इनका कॉम्बिनेशन ही आपके सिस्टम के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू आपको देगा। तो बच्चों अभी हमने सीखा कि किस तरीके से हम हमारे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे, और वहीं से हमने ये कंसेप्ट भी जाना कि सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे लगने वाले एक्सटर्नल नेट फोर्स का सम होता है। अब यहाँ पे मैं एक्सटर्नल वर्ड पे ज़्यादा जोर दूंगा। इस फैक्ट का इंपॉर्टेंस इतना है कि ये मैं अलग से दोहरा रहा हूँ। द इंटरनल फोर्सेस विच द पार्टिकल exert on one another play absolutely no role in the motion of center of mass। अब इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स आपस में जो धक्का मुक्की करते हैं, उनके आपस के इंटरेक्शन से डेवलप होने वाले फोर्सेस का हमारे सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन या सिस्टम के ऊपर लगने वाले नेट फोर्स पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। हम जिन भी फोर्सेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे,
वो सारे के सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे लगने वाले नेट एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो ये से M1 और M3 आपस में जो इंटरैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, ये हम मानते हैं कि ये थ्रू आउट द बल्क ऑफ सिस्टम कैंसल आउट हो जाते हैं। इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है आपके सिस्टम के मोशन में।